Hello students, today we will study hypolipidemic drugs. Now, what are hypolipidemic drugs? As you know from its name, hypolipidemic drugs are the drugs which are used to lower down the plasma levels of lipids. ठीक है, तो अब इन हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि प्लाज्मा के अंदर लिपोप्रोटीन्स को कैरी करने का काम करते हैं, इनका जो लेवल होता है वो नॉर्मल से कुछ बढ़ जाता है। इट गेट्स एलिवेटेड अबव नॉर्मल। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। तो जब प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ने लगे तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब इन लिपिड्स के बढ़ने से क्या डिसएडवांटेजेस हैं बॉडी के अंदर? लिपोप्रोटीन्स जब मोर देन नॉर्मल अगर इंक्रीज़ हो जाएं ब्लड में तो उसकी वजह से इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इट आल्सो इंक्रीजेज द रिस्क फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये लिपिड्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हो गए हैं, these lipoproteins get accumulated around the walls of blood vessels। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, जब ये उसकी वॉल्स पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो नॉर्मल ल्यूमेन है वेसल्स का दैट गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड। वो जो ल्यूमेन जो है वो उसका रिड्यूस हो जाएगा, जो कि इट विल प्रोड्यूस मोर प्रेशर ऑन द ब्लड। ठीक है, और इट विल आल्सो रेस्ट्रिक्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल्स। तो अब जब ब्लड नॉर्मली फ्लो नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा और धीरे धीरे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हार्ट को जो नॉर्मल ब्लड की सप्लाई है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस से पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हमको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जो है देने पड़ते हैं। तो इन लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्सेस को हम लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं और यही लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करते रहते हैं और इन्हीं की सर्कुलेशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है इफ़ दे गेट एलिवेटेड अबव नॉर्मल अमाउंट। और ये 4 टाइप्स के होते हैं: लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड LDL, high density lipoproteins are called HDL, very low density lipoproteins are VLDL and chylomicrons। अब इसमें भी जो LDL हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, these are actually primary carriers of cholesterol। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने का काम करते हैं और हमारे जो VLDL हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली जो प्लाज्मा लिपिड लेवल्स हैं ब्लड के अंदर, वो उनका जो नॉर्मल अमाउंट है दैट इज़ टोटल कोलेस्ट्रॉल का डिज़ायरेबल जो अमाउंट है वो है लेस देन 200 एंड जो LDL का डिज़ायरेबल अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन 100 एंड HDL का डिज़ायरेबल अमाउंट इट शुड बी ग्रेटर देन 40 इन मैन एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 50 इन वुमेन। एंड ट्राइग्लिसराइड्स का जो डिज़ायरेबल अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन 150। जो इसका बॉर्डर लाइन है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की, दैट इज़ शुड बी 200 to 239 and LDL level should be 130 to 159 and triglycerides should be 150 to 199।
और हाई लेवल्स जब बोलते हैं प्लाज्मा लिपिड लेवल्स को, इफ़ इट रेजेज अबव 250 फॉर टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड इफ़ इट रेजेज ग्रेटर देन 160 फॉर LDL एंड HDL के हाई लेवल्स जब होते हैं व्हेन इट रेजेज ग्रेटर देन 60 एंड ट्राइग्लिसराइड्स इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 200। तो अब इसके बाद हम इसी में ही हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, क्योंकि इससे हमको लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट से हमको आगे पता चलेगा कि किस तरह से आगे जो है ये LDL या HDL या ट्राइग्लिसराइड्स जो है इनकी फॉर्मेशन हो रही है और ये फर्दर जो है अपना आगे काम कर रहे हैं। तो इसके ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स के दो पाथवे होते हैं, वन इज़ एक्सोजिनस पाथवे एंड सेकंड वे इज़ एंडोजिनस पाथवे। अब एक्सोजिनस पाथवे के अंदर क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स हैं विच आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट, ये काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये फर्दर इनका हाइड्रोलाइसिस होता है विद लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। जो LPL एंजाइम है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है, इनका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करता है, इस हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के बाद काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स की फॉर्मेशन होती है। उस काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स की फॉर्मेशन होने के बाद इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस होती है और उस हाइड्रोलाइसिस के बाद फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। और अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स की जो फॉर्मेशन हुई, अब फ्री फैटी एसिड्स जो हैं इनको मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं हमारे वो टेकअप कर लेते हैं और वहाँ पे जाके ये फ्री फैटी एसिड्स जो हैं वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर। ये तो हुआ एक्सोजिनस पाथवे। एक्सोजिनस पाथवे मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो काइलोमाइक्रोन की फॉर्म के अंदर बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, फिर जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है इन पे हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस करता है, काइलोमाइक्रोन रेमनेंट की फॉर्मेशन करता है, फिर इन रेमनेंट्स के ऊपर फिर से हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है और फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। ये फिर मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू में जा के स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद आता है एंडोजिनस पाथवे। इस एंडोजिनस पाथवे में क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं हमारे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो कि VLDL की फॉर्म में बॉडी में सर्कुलेट कर रहे थे, ये अब हाइड्रोलाइज होते हैं। वही LPL एंजाइम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस पूरा करता है और फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, इसके अलावा जब ट्राइग्लिसराइड्स की जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है तो फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन भी होती है एंड इंटरडेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स मीन्स LDL की फॉर्मेशन भी साथ के साथ होती है। तो जब ये हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हुई, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन, ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं दीज आर टेकन अप बाय सेल्स। अब इनको प्लाज्मा सेल्स जो हैं ले लेती हैं और फिर इनसे क्या होता है, LDL का लेवल जो है, प्लाज्मा लेवल जो है बढ़ने लग जाता है। अब प्लाज्मा लेवल LDL का बढ़ने लगा, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनका जब प्लाज्मा लेवल बढ़ने लगेगा तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस होती है, जो LDL हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, उनके ऊपर अब जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है बाई स्कैवेंजर मैक्रोफेजेस। वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं वो LDL को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं और फिर इस ऑक्सीडेशन के बाद जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है एथिरोजेनिक। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिरोजेनेसिस। ठीक ना, यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो LDL है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, दीज LDLs आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथिरोजेनेसिस, एथिरोस्क्लेरोसिस, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिरोस्क्लेरोसिस इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, इनके बढ़ने से नुकसान होगा बॉडी को
क्यों? क्योंकि इनकी जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो लास्ट में जाके एलडीएल की फॉर्मेशन होगी। एलडीएल की फॉर्मेशन होगी तो जो ऑक्सीडेशन आफ्टर ऑक्सीडाइजेशन जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी दैट विल प्रूव टू बी एथेरोजेनेटिक एंड इट कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस इन द ब्लड वेसल्स। इसके बाद एक और प्रोसेस भी काम करता है बॉडी के अंदर कि जो सेल्स के अंदर एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो एक्सक्रीशन के लिए लीवर में जाता है बाय द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मींस बॉडी जो है अपना सेल्फ भी प्रोसेस करती रहती है कि कुछ एक जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाए, लीवर के अंदर जा कर के वो एक्सक्रीट हो जाए। तो इस प्रोसेस के लिए जो प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ था वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू वापस लीवर के अंदर जाता है फॉर द एक्सक्रीशन। अब ये प्रोसेस किसकी हेल्प से काम में होती है? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यहाँ पे काम करते हैं। जो बढ़े हुए जो कोलेस्ट्रॉल हैं उनको वापस लीवर में भेजने के लिए हमारे एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स काम करते हैं। इसीलिए जो हमने पहले जो लेवल जो पढ़े थे, इसके अलावा जो एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वो एथेरोजेनेसिस को एंटागोनाइज करने का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि जो एचडीएल है उसका एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी इफ़ेक्ट भी होता है और एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट भी होता है। मीन्स अगर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो भी रहा है तो इसके थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन की वजह से ये प्रॉपर एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, उसको साथ में उसकी साथ के साथ लाइसिस करता रहता है, उसको ख़त्म करता रहता है। इसीलिए एचडीएल को प्रोटेक्टिव लिपोप्रोटीन्स भी बोलते हैं या फिर गुड लिपोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो है कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की जो रिस्क है उसको भी कम करने का काम करता है, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा में बढ़ा हुआ है उसको ये एक्सक्रीट करने का काम करता है। अभी हमने इससे पीछे हमने जो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल्स पढ़े थे उसमें भी तुमने देखा होगा, पीछे यहाँ पे देखो एचडीएल का जो नॉर्मल लेवल है, एचडीएल का जो डिज़ायरेबल लेवल है या जो डिज़ायरेबल लेवल है एचडीएल का, दैट शुड बी ग्रेटर देन 40 एंड ग्रेटर देन 50। मीन्स इसका जो बढ़ा हुआ अमाउंट है इट इज़ यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को एक तो एक्सक्रीट कराने का काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इसका थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन एंड एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी इफ़ेक्ट होने की वजह से ये फर्दर जो है एथेरोस्क्लेरोसिस को डेवलप नहीं होने देता, और अगर होता भी है तो उसका लाइसिस करने का काम करता रहता है। इसलिए एचडीएल आर काउंटेड एज प्रोटेक्टिव लिपोप्रोटीन्स और गुड लिपोप्रोटीन्स। इसके अलावा बाकी जो कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स हैं, लिपोप्रोटीन्स की जो टाइप्स हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जो हैं, दीज आर बैड लिपोप्रोटीन्स। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। अब दो तरह के हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया होते हैं जब लिपिड्स का लेवल जो है गेट्स एलिवेटेड अबव नॉर्मल। तो दो तरह का होता है ये, प्राइमरी रीजंस भी हो सकते हैं इसके अलावा सेकेंडरी भी हो सकते हैं। जो प्राइमरी हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया होता है दैट इज़ विदाउट एनी कॉज, उसके पीछे कोई रीज़न जो है वो पता नहीं लग पाता तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी होता है ये वो हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया होता है दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिसऑर्डर। अब इसके लिए कोई भी अंडरलाइंग डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस या अल्कोहलिज्म या हिपैटिक डिसफंक्शनिंग होना या ओबेसिटी या एनोरेक्सिया नर्वोसा, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स भी हैं जो हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया एज ए साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, नॉर्मल स्टीरॉइड्स जो हैं, या बीटा ब्लॉकर्स हैं या एस्ट्रोजन्स हैं, ये भी दैट कैन प्रोड्यूस हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया एज ए साइड इफ़ेक्ट। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हुई बात हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया की, जिसके अंदर हमने डिटेल में भी पढ़ा कि व्हाट इज़ हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। फिर हमने उसके नॉर्मल प्लाज्मा लेवल्स भी देखे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स भी पढ़ा, जिसमें हमको ये पता चला कि जो एलडीएल जो हैं
वो फर्दर जो है आगे एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एचडीएल कैसे गुड होता है या एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बैड होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स विच इज़ द टुडेज टॉपिक। नॉर्मल what are hypolipidemics? These are the drugs which are used to lower plasma lipid levels in the body. इनकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 4 तरह की कैटेगरी में आते हैं। एक तो होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, एंड HMG स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। इनके इनहिबिटर्स इसकी कैटेगरी में आते हैं लोवास्टैटिन, सिमवेस्टैटिन, रोजुवेस्टैटिन, एटोरवेस्टैटिन। दीज आर दी मोस्टली यूज्ड ड्रग्स एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। दूसरी कैटेगरी में फाइब्रिक एसिड्स आते हैं। इसमें जेमफाइब्रोजिल, फिनोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट, सिप्रोफाइब्रेट एट्सेट्रा आते हैं। बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स में कोलेस्टेरामाइन, कोलेस्टिपोल एट्सेट्रा आते हैं। और एक लास्ट कैटेगरी होती है गुगुलिपिड्स की, विच आर derived फ्रॉम आवर आयुर्वेदिक ड्रग गुगुल। इसके बाद हम फर्स्ट कैटेगरी में काउंट करते हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब इनको कलेक्टिवली स्टैटिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी कैटेगरीज में लोवास्टैटिन, एटोरवेस्टैटिन वगैरह आते हैं। तो ये जो स्टैटिन्स होते हैं दीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। अभी जो हमने जो ये एंजाइम पढ़ा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, ये इसके स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं हमारे जो स्टैटिन्स होते हैं। तो ये क्या करता है HMG कोएंजाइम ए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये रेट कंट्रोलिंग एंजाइम है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे जो स्टैटिन्स हैं ये इस HMG एंजाइम के कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो इस फंक्शनिंग के इनहिबिट होने की वजह से 3 तरह के काम होते हैं। फर्स्ट तो HMG खुद जो है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल का काम कर रहा है, तो अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। इसके अलावा जो लीवर के अंदर जो LDL रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं उनकी ये एक्सप्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। इट इंक्रीजेज द एक्सप्रेशन ऑफ हिपैटिक LDL रिसेप्टर्स। इस रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि और ज़्यादा जो सर्कुलेशन में जो मोर LDL प्रेजेंट है दैट इज़ अट्रैक्टेड टू दीज रिसेप्टर्स एंड गो टू लीवर फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जब हिपैटिक LDL रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन बढ़ता है तो जो प्लाज्मा में जो LDL है दैट गेट अट्रैक्टेड टू दीज रिसेप्टर्स और फिर वो लीवर के अंदर वापस जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर्कुलेशन में LDL का लेवल डाउन जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल हैं वो भी कम होंगे इससे, और इसके अलावा LDL का लेवल भी इन ड्रग से कम होगा। तो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स दोनों का जो नॉर्मल लेवल है वो फॉल करेगा इन स्टैटिन्स की वजह से। इसके अलावा ये जो हमारा ड्रग्स है, हमारे जो स्टैटिन्स हैं, ये HDL के लेवल को भी आलमोस्ट 10% तक बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा में प्रेजेंट था वो भी एक्सक्रीट होने के लिए लीवर में वापस आता है। ठीक है, तो 2 तरह से काम हो रहा है। एक तो बायोसिंथेसिस रोकी जा रही है, दूसरे लेवल पे जो LDL रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्सप्रेशन बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से प्लाज्मा में जो LDL प्रेजेंट है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं लीवर की तरफ और वो वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा HDL का जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से मोर एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। अब इन ड्रग्स की वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस या हेडेक, इंसोम्निया, मसल पेन, रैशेज़ या कोई मायोपैथी वगैरह भी डेवलप हो सकती है, वीकनेस या एंजियोइडीमा भी डेवलप हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ एंजियोइडीमा? एंजियोइडीमा के अंदर जो लोअर लेयर्स ऑफ स्किन है वहाँ पे मोस्टली स्वेलिंग हो जाती है। इट इज़ द स्वेलिंग इन द लोअर लेयर्स ऑफ द स्किन, एंजियोइडीमा, जिसकी वजह से मोस्टली जो पेशेंट के अंदर फेस और टंग पे एंजियोइडीमा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं ये ज़्यादा नहीं होते पेशेंट्स के अंदर, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। मोस्टली ये सूटेबल ही होती हैं ड्रग्स जो हैं पेशेंट के अंदर। इसके अलावा इनको जब यूज़ करने की बात आती है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग थेरेपी है।
पेशेंट में, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया में पेशेंट में हम इसको दे सकते हैं। इसके अलावा ये एसडीएल के लेवल को भी बढ़ाता है, इसलिए इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स में, एंजिना और स्ट्रोक्स के अंदर भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो जो स्टैटिन्स हैं दीज आर वेल एब्जॉर्ब्ड, और जो इनका मेटाबोलाइजेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है बाय दी साइटोक्रोम P450 एंजाइम। इसके अलावा इनकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं दैट आर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस। दिस ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड। इसकी जो नॉर्मल डोज है वो भी बताई हुई है यहाँ पे, जैसे कि लोवास्टैटिन की जो नॉर्मल डोज है वो 10 to 80 mg पर डे, सिमवेस्टेटिन 5 to 80 mg पर डे, एटोरवेस्टेटिन 10 to 80 mg पर डे एंड रेजुवास्टेटिन 10 to 80 mg पर डे। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं फाइब्रिक एसिड्स और फाइब्रेट्स। ये किस तरह काम करते हैं? ये जो हमने जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो पढ़ा था LPL एंजाइम, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करने का काम करते हैं और VLDL की डिग्रेडेशन का काम करते हैं। अब VLDL की डिग्रेडेशन होने से जो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट हैं VLDL के अंदर, वो भी उनका भी लेवल जो है नॉर्मली डाउन जाएगा। तो इट रिजल्ट्स इन बोथ लोअरिंग ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड VLDL बाय अबाउट 40%। तो 40% तक ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स और VLDL के लेवल को कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो HDL के लेवल हैं उसको 10 to 15% तक बढ़ाने का भी काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब LPL एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी और जब उसने VLDL को डिग्रेड करने का काम किया, तो अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि VLDL को डिग्रेड करने पर फर्दर फॉर्मेशन किसकी होती है? LDLs की। तो LDL कैन बी एथेरोस्क्लेरोटिक इन फ्यूचर। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए? तो अब ऐसी कंडीशंस में अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तो HDL बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, दूसरा जो फाइब्रेट्स जो हैं ये इनकी एक और प्रॉपर्टी भी होती है, ये कोगुलेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं और थ्रोम्बोलाइसिस को भी प्रमोट करने का काम करते हैं। तो अगर उस LDL की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो भी रहा है तो ये थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन की वजह से उसको ख़त्म करने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स और VLDL की जो नॉर्मल जो लेवल्स हैं वो हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल जो हाई जो लेवल्स हो रखे थे अभी तक वो जो है लोअर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारे फाइब्रेट्स काम करते हैं LPL एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा करके। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि LDL के लेवल को बढ़ाता है, इनको अकेले भी यूज़ नहीं करते। दीज आर नॉट यूज्ड एज अ सिंगल ड्रग मोस्टली। इसके अलावा इसके जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट हो सकता है और मायोसाइटिस हो सकता है इसकी वजह से डेवलप, मसल इन्फ्लेमेशन, मसल क्रैम्प्स, स्किन रैशेस, हेडेक, ब्लड विजन वगैरह इसकी वजह से हो सकता है। और जो इसकी नॉर्मल डोज है दैट इज़ फिनोफाइब्रेट्स की नॉर्मल डोज है 200 मिलीग्राम OD विद मील एंड जेमफेब्रोजल की 600 मिलीग्राम BD जो है इसकी नॉर्मल डोज है। इसके बाद हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दीज आर बाइल एसिड्स बाइंडिंग रेजेंस, इनको सिक्विस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सिक्विस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पे बाइल एसिड्स बाइंडिंग रेजेंस, यहाँ पे कुछ इस तरह के ड्रग्स यूज़ में लेते हैं जो कि बाइल एसिड्स को बाइंड करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे बाइल एसिड्स का क्या रोल है? एक्चुअली जो बाइल एसिड्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल एसिड्स की जरूरत पड़ती है। इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से फर्दर जो है वो प्लाज्मा में जाता है कोलेस्ट्रॉल और उसके बाद वहाँ पे प्लाज्मा लेवल्स पे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो हमारे जो रेजेंस हैं, जो ड्रग्स हैं, ये इन बाइल एसिड्स के साथ बाइंड करने का काम करते हैं। अब इनके बाइंडिंग होने की वजह से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है दैट गेट्स चेंज्ड। ठीक है, तो अब नॉर्मली इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का वो नहीं हो पाएगा और बाइल एसिड की एक्सक्रीशन जो है ये कराना शुरू कर देगा।
जो ये BAB रेजिन्स हैं दैट बाइंड टू बाइल एसिड्स इन द इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज द बाइल एसिड एक्सक्रीशन, ये नॉर्मली बाइल एसिड्स की एक्सक्रीशन का काम करते हैं। उससे बाइल एसिड को बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद उनका एक्सक्रीशन शुरू कर देंगे। अब बाइल एसिड्स एक्सक्रीशन होने से क्या होगा, नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन था वो बाइल एसिड्स की वजह से हो रहा था। अब इंटेस्टाइन्स के अंदर बाइल एसिड्स ही नहीं है, ठीक है, बाइल एसिड्स का अमाउंट ही धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी कोलेस्ट्रॉल की। जब कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उसका प्लाज्मा लेवल्स भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से जो ये BAB रेजिन्स काम करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, बाइल एसिड्स के साथ नॉर्मली बाइंड कर जाते हैं और उनके साथ बाइंड करने के बाद बाइल एसिड्स की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। एक्सक्रीशन बढ़ा देने से वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, बाइल एसिड्स एक्सक्रीट हो जाएंगे, और जैसे ये एक्सक्रीट होंगे कोलेस्ट्रॉल को जो है हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन फर्दर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है BAB रेजिन्स। इसकी वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा में वो लोअर डाउन होता है और LDL लेवल्स भी लोअर डाउन होते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इट एलिवेट्स दी ट्राइग्लिसराइड्स प्रोडक्शन। LDL के लेवल को तो कम करता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को ये बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए ऐसी कंडीशंस जहाँ पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़े हुए हों तो वहाँ पे इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करना है। तो अब देखो क्या हुआ, LDL का लेवल कम होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन उधर से ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। और जो हमने जो फाइब्रेट्स पढ़े थे वहाँ पे क्या हो रहा था कि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल तो कम हो रहा था लेकिन उनकी डिग्रेडेशन की वजह से मे बी LDL का जो लेवल है वो बढ़ रहा हो। तो इन ऐसी कंडीशंस के अंदर अब हम बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं तो मोस्टली फाइब्रेट्स और बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स इनको एज ए कंबाइंड ड्रग यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जब भी फिनोफाइब्रेट या BAB रेजिन्स देने पड़ते हैं तो एज ए कंबाइंड ड्रग इनको यूज़ में लेते हैं, दोनों को मिक्स करके पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा जो इनकी नॉर्मल डोज है कोलेस्टारामाइन की 4 ग्राम TDS देते हैं और कोलेस्ट्रॉल की 5 to 10 ग्राम TDS देते हैं। इसके अलावा इनका जो नॉर्मल यूज़ है वो इसको हम साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी यूज़ कर सकते हैं बाइल एसिड रेजिन्स को, क्योंकि बाइल एसिड्स को एक्सक्रीट कराने का काम कर रहा है ये, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी दे सकते हैं, या कोई बाइल साल्ट मीडिएटेड डायरिया वगैरह हो तो वहाँ पे भी हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो मोस्टली इसकी वजह से नोज़िया, फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, हर्टबर्न या स्टिटोरिया वगैरह इससे पेशेंट को डेवलप हो सकता है। अब इसके बाद अगली कैटेगरी आती है मिसलेनियस ड्रग्स की, इन विच गुगुलिपिड्स आर यूज्ड। अब ये जो गुगुलिपिड्स हैं, दीज ड्रग्स आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुगुलू, इट इज़ कॉमिफोरा मुकुल। यू आर वेरी वेल नोन टू दिस ड्रग गुगुलू, हमारे आयुर्वेद का ड्रग है गुगुलू, वहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं। ये भी नॉर्मली प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को लोअर डाउन करने का काम करता है, लेकिन इसकी वजह से कभी कभार पेशेंट में डायरिया हो जाता है एंड इट इज़ ए वेल टॉलरेटेड ड्रग। इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 25 मिलीग्राम TDS जो है यूज़ में लेते हैं। तो इसके अलावा सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, डिसलिपिडीमिया की अगर कंडीशन हो जहाँ पे प्लाज्मा लिपिड्स का लेवल डिस्टर्ब हो रखा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर डाइट भी पेशेंट को कई बार कंट्रोल करनी पड़ती है। कई बार क्या, पेशेंट शुड कंट्रोल हिज और हर डाइट इन कंडीशन ऑफ डिसलिपिडीमिया। इन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस पेशेंट शुड कट टोटल फैट कंटेंट इन द फूड, उसको फैट वाली चीज़ें कम लेनी चाहिए। इसके अलावा लो कैलोरी वाली डाइट लेनी चाहिए। साथ में पेशेंट को ही शुड डू एक्सरसाइज एंड शुड डू some workouts to reduce his or her weight
एंड शुड ऑल्सो अवॉइड अल्कोहल। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। ये वाली जो कैटेगरी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आप जब भी अभी नॉर्मली भी हम जब मल्टीविटामिन कोई भी प्रिपरेशंस लेते हैं उसके अंदर भी आजकल ट्रेंड है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी डाले जाते हैं। ये भी कुछ एक हद तक जो नॉर्मल जो लिपिड्स का लेवल है उसको कम करने का काम करता है। ये क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को लोअर डाउन करने का काम करता है VLDL को रिड्यूस करके। ये नॉर्मली VLDL के लेवल को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स का जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के सिंथेसिस को भी नहीं होने देता। और जितने भी हमारे फिश ऑयल्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एनरिच होते हैं। तो आजकल जितने भी मल्टीविटामिन्स प्रिपरेशंस आ रही हैं उन सब के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं मोस्टली यूज़ में होते हैं। मोस्टली मल्टीविटामिन्स में एज ए वन ऑफ द ड्रग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे मॉडर्न ड्रग्स जो कि हम एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। अभी जैसे हमारी मॉडर्न फार्मा की बात हो रही है तो इसके अंदर तो ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी हाइपोलिपिडेमिक एक्शन दिखाने वाले काफ़ी ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रसोन, लहसुन, एलियम सटाइवम। ये काफ़ी अच्छा हाइपोलिपिडेमिक एक्शन देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। इसके लिए भी बताते हैं कि इन द मॉर्निंग 1 piece ऑफ एलियम सटाइवम और गार्लिक शुड बी टेकन अलोंग विद हनी। और इसके अलावा भी और भी ड्रग्स हैं आयुर्वेद में जो कि इस काम के लिए यूज़ में ले सकते हैं फॉर एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, जैसे कि अपना गुगुलू अभी बताए है गुगुलिपिड्स वाले, उससे इवन मॉडर्न भी इसी में से गुगुलिपिड्स यूज़ कर रहे हैं एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, तो हम गुगुलू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अमल की भी अच्छा हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है जो कि हम एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शिगरू यूज़ कर सकते हैं या जामुन, जम्बू या यष्टि मधु वगैरह भी एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता वगैरह भी जो है एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की बात, जिसके अंदर की मैंने तुमको दोनों तरह की बता दिए हैं ड्रग्स, जिसमें हम नॉर्मल मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जो एलोपैथिक साइंस जो फार्मा में यूज़ कर रही है वो भी तुम लोगों को बता दिया मैंने, और इसके अलावा जो आयुर्वेदिक में जो हम अपने एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं वो भी बता दिया मैंने तुमको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय। ओके।